हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। जो विद्यार्थी अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं ना, वह इस वीडियो को जरूर अच्छे पूर्वक देखेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में D2 देखने को मिलेंगे। यानी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा वो आपको फाइनल में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, जरूर दोस्तों में अपने शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अगर इससे भी ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस अगर कुछ बाहर भी पूछते हैं ना, तो इसी के रिलेटेड से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड होंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके अलग अलग टाइप के किस प्रकार के सवाल को पूछे जा सकते हैं, उसका भी मैं आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन करवा दूंगा, जिससे कि आप लोग को फिर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोग को A+ रिजल्ट आने में कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से अपरिमेय संख्या कौन है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में गड़बड़ी दिया हुआ है। यहाँ पर पूछना चाहिए था कि इनमें से परिमेय संख्या कौन है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो बी आपका क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है, और सी भी अपरिमेय संख्या, और डी भी आपका क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो रूट जो तीन जो दिया हुआ है, यही सिर्फ आपका क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि परिमेय संख्या कौन है, ठीक है। ध्यान देंगे। अब आप इसे पहचानने के लिए सीखिए कि आखिरकार परिमेय संख्या कहते किसको है। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या तो फिर जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो अगर इसे भागा लगाई तो आपका जाएगा 0.3333 इस तरह से आ जाएगा, जो कि ये आसान अनावृत्ति है, जिससे की वजह से यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी आपका अपरिमेय संख्या, चूंकि इसका भी क्या होता है 1.73 डॉट 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 बहुत सारा होता है। अगर इसकी भी बात करें तो 3.14 डॉट डॉट बहुत सारा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये सभी चीजें आपका क्या चीज है, जो ऑप्शंस है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिर्फ जो तीन जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या। ओके, इस बात से आप लोग जरूर अच्छे तरीके से समझ जाइए कि जब भी आपको अपरिमेय और परिमेय में आपको अंतर पूछेगा तो इन्हीं सारी पैटर्नों से आपको पूछेगा, ठीक है। अब चलिए, आपको देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4/3 का दशमलव प्रसार है। तो 4/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वह ऑप्शन नंबर बी अनवासनी अनावृत्ति आवृत्ति होगा, ठीक है। अब बोलिएगा अनवासनी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो जिसका दशमलव प्रसार, यानी जब इसे भागा लगाइए तो क्या आएगा 1.3333 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो जिसका दशमलव प्रसार जो है वह रिपीटेशन करेगा, एक ही, जैसे एक आपका 3 दिया हुआ है तो 3 3 3 3 इस तरह करके बहुत सारा रिपीट ही करते जा रहा है। तो अगर रिपीट करते चला जाएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, अनवासनी आवृत्ति। अब अनवासनी अनावृत्ति को आप अच्छे से समझिए। जब आप इसे बनाइएगा तो जो अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3.33 ऐसे करके चला गया ना, हो सकता था कि 0.345 6 इस तरह करके आपको आते, जो अलग अलग आते उसको आप बोलते अनवासनी अनावृत्ति। ओके, जरूर इसे अच्छे तरीके से समझ आइएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जा करके जो मैंने बातों को बोला उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर नजर डालते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 3 प्लस का √3 और 3 माइनस का √3 दिया हुआ है, तो बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि ये किसके रूप में है। तो यहाँ पर अगर a प्लस का b आप मान लेते हैं और इसे a माइनस का b मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, किस लिए हम लोग a प्लस का b और a माइनस का b मान रहे हैं। तो चूंकि देखिए, अगर a बराबर आप 3 रखिएगा ना, तो यहाँ पर भी a बराबर का 3 ही है। अगर b बराबर आप √3 रखिएगा तो यहाँ पर भी b बराबर का √3 ही है। तो ये आंसर क्या होता है इसका, a² माइनस का b² होता है, ठीक है। तो आप a² की जगह पर क्या है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का √100 का 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस का 3, अब घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 6। ओके, तो आपका जो 6 है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए क्या दिया हुआ है कि 7 का पावर 6/5 दिया हुआ है और बटे में 1 का पावर 7 का पावर 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से समझिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो ये क्या होता है कि आप इसे गौर करेंगे तो क्या है कि a की पावर m बटे a की पावर का n के रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m माइनस का n होता है, ठीक है। तो बराबर आप क्या करेंगे, तो 7 का पावर 6/5 कर देंगे माइनस का 1/5, तो 7। अब इसे बटे में 5 आ जाएगा, 6 माइनस का 1, तो आपका क्या आ जाएगा 7, 5/5 आप भागा लगा दीजिएगा तो 1, यानी 7 का पावर 1, तो बराबर क्या आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आप देखिए इस तरह के अगर बहुत सारे सवालों को आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके द्विघात समीकरण में आपको बहुत सारा चीज है बहुपद वाला चैप्टर में, तो आप उसमें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस तरह से वीडियो में देखते रहिएगा, मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वहां पर अगर देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड से कुछ सवाल आते हैं तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर में क्या दिया हुआ कि बहुपद x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3 का घात है। तो जब भी इस तरह का आपको सवाल को पूछे तो अगर x का घात पूछे यानी इसका घात क्या है, जो समीकरण दिया हुआ इसका घात कितना है, तो जो घात सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर x का पावर जो 5 है तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोला कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो एक शून्यक है तो आप इसे px बराबर आप क्या कर देना है, 0 कर देना। px बराबर आप 0 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 1, यानी शून्य करने बोला तो शून्य कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर 2x बराबर, अब इधर प्लस में था तो बराबर के उस तरफ जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। ओके, जरूर अच्छे से समझ आइएगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ कि बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, यानी इसके गुना में क्या है, तो आप गौर करेंगे तो अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पर, इनटू में है ना, तो आपको क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, जरूर आप अच्छे से समझ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल, यानी इसका शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए आप भागा तो बनाने के लिए अभी यहाँ पर आप सीख नहीं पाइएगा क्योंकि ज़्यादा उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। अगर भागा नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब चैनल में आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको भागा बनाने के लिए मैंने सिखा दिया, उसके माध्यम से भी देख देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में तो आपको इजी लेवल में बनाना है कि जल्दी समय में हमको बना लेना है और अच्छे नंबर भी लेके आना है, क्योंकि इसका आंसर चाहिए आपको। तो क्या करना है कि इसको शून्य निकाल देना है। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर का 0 कर देंगे, तो यहाँ पर x बराबर का आपका माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आया यहाँ पर x बराबर का माइनस का 1। अब इस समीकरण में आपको उसको बैठा देना है जो कि इजी लेवल में बनेगा। आपको क्या करना है, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, अब -1 आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। अब देखिए क्या होगा, इसको 3 बार गुना करेंगे तो -1 प्लस 3, इसको 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 1, अब देखेंगे तो -1 प्लस 3 -3 प्लस का 1। अब देखिए ये माइनस प्लस से कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस से कट गया, तो क्या आ गया 0, यानी इसका जो शेषफल आएगा वह 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2xzx बराबर है, यानी ये जो आपके दिए हुए ऑप्शन उनमें से किसका बराबर है। तो ये जो ऑप्शंस बी नंबर है ना वह इसके बराबर में है, ठीक है। अब इसे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से बराबर है, ठीक है। इसे आप क्या करें, इसका फॉर्मूला में बैठा दीजिए। क्या बैठेगा कि x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर में क्या बैठाइएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर 2 होता है, अब x और y आएगी, ठीक है, यानी x और y आएगी। तो x क्या है कि x जो आपका पॉजिटिव में तो x लिखिएगा, y क्या है नेगेटिव में तो y आप नेगेटिव में लिखें, प्लस का 2 इंटू का फिर आपका क्या जगह पर y है तो y नेगेटिव में तो y नेगेटिव में, इंटू जेड नेगेटिव में तो जेड यहाँ नेगेटिव में, प्लस 2 इंटू जेड नेगेटिव में तो जेड नेगेटिव में और x पॉजिटिव में तो x पॉजिटिव में। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2yz। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस का -2zx। आप देख रहे हैं आपको सिमिलरिटी आपको यहाँ पर मैच कर गई ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। ओके, जरूर अच्छे से समझ आइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 है को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से व्यक्त करने पर ए बी सी का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए ax प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको क्या करना है आपको कंपेयर कर देना है, ठीक है। आप गौर करेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो वही आपका क्या है a का मान होगा, तो a बराबर आपका क्या आ गया 1 आ गया। ओके, समझ आएंगे। अब b बराबर क्या आ गया, कुछ भी नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b बराबर -1/5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर c बराबर की बात करें तो -10 किस में है,
तो आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे आपका 11 नंबर, बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख है। तो इसका जो आलेख होता है ना, वह एक सरल रेखा का आलेख होता है। इसे जरूर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ज्यादा। ठीक है, अब देखेंगे 12 नंबर क्या दिया हुआ कि x माइनस टू वाई बराबर 4 का एक हल है। तो x माइनस टू वाई बराबर 4 का एक हल क्या है, यही आप क्या करना है, बताना है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि जो इस तरह से जब भी आपको कहीं भी लिखा रहता है कोई भी, तो x पहले रहता है उसके बाद y रहता है ना। तो इनमें से जो आपको कुछ दिए तो पहले x दिया हुआ उसके बाद y दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, यानी x का मान 4 दिया और y का मान 0 होगा। इसका जब आप एक हल निकालिएगा तो सबसे पहले फोकस करें तो ये आपका LHS है और बराबर का इस तरफ वाला क्या है आपका RHS है। ठीक है, तो RHS तो आपका 4 है, LHS सिर्फ आपको 4 प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब आपको प्रूव करके बता देता हूं। तो ये x माइनस का 2y लिखा हुआ है। अब हमने इसको देखा तो x बराबर 4 है। ठीक है, तो आप बैठा दीजिए 4 माइनस का 2 y बराबर आपका 0, तो 0 कर दीजिए, तो 4 आप गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यानी LHS और RHS प्रूव हो गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है कि आदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान बताइए। सबसे पहले मैंने आपको यही अभी बताया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिट्टो पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं आप लोग, x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3 है, y का मान कितना है आप लोग का 4 दिया हुआ। ठीक है, तो आप बैठा दीजिए, तो 3 गुने y का मान कितना है भैया यहाँ पर, तो 4 है, तो 4 बैठा दीजिए बराबर का a, और x का मान कितना है 3 है, तो इसको 3 बैठा दीजिए प्लस का 7। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 बराबर का 3 ये। ठीक है, गुना होगा तो 3 होगा प्लस का 7। ठीक है, अब 7 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस होगा। देखिए 12 में मैं लिख देता हूँ पहले, आप अच्छे से समझ जाइएगा, बराबर का 3 ये। ठीक है, अब घटा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 5 बराबर का 3 ये। तो बताइए कितना आ गया, ए बराबर का 5/3, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, हमेशा से पूछता है, 10वां में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा पूछते रहता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। यानी देखिए इस तरह का क्या फिगर बनाते हैं ना, तो जो कट रहा है, यानी देखिए इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो जो यहाँ पर कट रही है ना ये बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, रिपीट करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। तो जब एक्स अक्ष की बात करेगा ना, तो एक्स तो होगा लेकिन उसकी वाई क्या होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर आपको पूछे कि वाई अक्ष, तो वाई तो होगा लेकिन एक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर वाई अक्ष के आंसर पूछेगा तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। यानी दो भिन्न रेखा है तो उनमें उभयनिष्ठ कितने हो सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोग 2 रेखा ले लेते हैं सबसे पहले। अब उभयनिष्ठ इसमें कितना होगा, देखिए अब इस तरह काट दीजिए, ऐसे काटिए, जैसा आपको काटना है, लेकिन जो एक ही बिंदु आपका क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, ओके, जरूर अच्छे से समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। तो दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर जो होता है ना, एक न्यून कोण ही होता है। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझो एग्जांपल के थ्रू। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। भैया आप 90 डिग्री से कम होता है, चलो हमने इसको 85 ले लिया। दूसरा न्यून कोण ले लेते हैं, चलिए हम कितना लेते हैं, 60 ले लेते हैं। अब इसको अंतर करने बोला, घटा दीजिए। अब घटा देंगे तो देखोगे तो आप कितना आ गया, 25 आ गया, जो कि एक बी, यह बी क्या है, एक न्यून कोण है। ओके, तो यानी दो न्यून कोणों को अगर आप घटाइएगा तो आपको न्यून कोण ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका, यह भी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा कि यदि किसी कोण का योग 90 हो तो वे कोण कहलाते हैं। अगर योग हो, ठीक है, यानी उसका योग यानी x प्लस का y अगर आप जोड़ते हैं और आपका आता है 90, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आप बोलेंगे पूरक कोण। ओके, जरूर इसे ध्यान रखेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। आप बोलिएगा सर समकोण डिग्री भी तो 90 होता है, तो समकोण तो ऑलरेडी 90 होता है, ये किसी का योग नहीं होता है, ये खुद 90 होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी संख्या का योग यानी दो कोणों का योग यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, कि दो कोणों का अगर योग बोलता है आपको, तो आपका पूरक हो जाएगा। और दो कोणों का योग अगर आपको क्या बोल दे, 180, तो आपको क्या कहलाने लगेगा, समपूरक। और अगर आप लोग को प्रतिवर्ती बोल देगा तो कितना होगा, 360। ठीक है, जरूर याद रखेंगे, इनमें से एक जरूर आपको चिपका देगा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग।
देखो 19 नंबर क्या दिया हुआ है कि आकृति में x का मान, तो आकृति में जो x का मान होगा, देखो यहाँ पर आकृति x दिया हुआ है, इसका मान मुझे बताओ। तो देखो मैं सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले देखो कोई भी जो रेखा होती है वो रेखा का मान कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। इस रेखा में अगर बात करें यहाँ पर तो 130 दिया हुआ है। अब इसका कितना होगा, तो 180 में आप 30 घटा दीजिएगा 130, तो कितना बचेगा 50। और इस रेखा में अगर आप बात करें तो ये कोण और ये जो दोनों कोण है क्या है, आपस में एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर ही होते हैं। तो आपका क्या हो गया, डी नंबर सही हो जाएगा, यानी 50 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में देता है, इस बार भी आप लोगों को दे देगा फाइनल में, एकदम मान लो कि फाइनल के लिए भी है। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, बी सी बराबर पी आर दिया हुआ है, ए सी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आखिरकार ऑप्शन नंबर सी कैसे सही हो जाता है, सॉरी बी कैसे सही हो रहा है और सारे ऑप्शन गलत क्यों है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज बना देना, एक और त्रिभुज बना दो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिया ए बी सी। ओके, अब देखिए आपका ए बी बराबर क्या है, क्यू आर। तो आप सबसे पहले ए बी जब हम यहाँ पर दिए तो इसका बराबर क्यू आर आना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। अब बी सी, जो कि आपको बी सी यहाँ पर है, तो बी सी बराबर आपका क्या आना चाहिए, पी आर। ठीक है, तो पी आर, आज देखिए आपका ए सी बराबर पी क्यू। ओके, अब ऐसे समझ आइए। अब यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है ना, वह दूसरी तरह से सर्वांगसम हो सकता है भैया। क्या हो सकता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। त्रिभुज जब ए बी सी हम ऐसे शुरू कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, त्रिभुज क्यू आर पी होना चाहिए, जो कि आप अगर कहीं खोजिएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ना, कहीं है क्या, कहीं नहीं है। तो इसीलिए एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, जब आप त्रिभुज लिख रहे हैं इसमें सी बी ए, देखिए आप सी बी ए बराबर, अब सी बी एम देखिए सी डी ऐसे घूम रहे हैं, तो भैया इसमें क्या करना होगा, पी आर क्यू घूमना होगा, है ना, तो त्रिभुज पी आर क्यू घूमना होगा। इसी वजह से आपका बी नंबर राइट है। अगर ऐसा भी मिल जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे भी सकता है टीचर, हम लोग जैसे आपको चिपका देंगे कि थोड़ा कंफ्यूज करते हैं इन लोग को। चलो देखो 21 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि दो समकोण एबीसी, एक आपका डीएफ में कर्ण एसी आपका दिया हुआ है, डीएफ भी दिया हुआ है, अन्य दो है, जैसे क्या चीज है, दो त्रिभुज एबीसी भी है और डीएफ भी। एसी क्या है, कर्ण है, डीएफ भी आपका कर्ण है, दूसरा भुजा क्या ए बी है और डी भी है, तो हो तो दोनों त्रिभुजों में किस नियम से सर्वांग हो। सबसे पहले बात मैं बता देता हूँ, मैं इसको सॉल्यूशन नहीं कर दूंगा, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कोण का बात करें, यानी समकोण त्रिभुज का जब भी बात कर देना, कोई सॉल्यूशन मत करो, वहां पर सिंपल भाषा में आप समझ जाओ कि वह आरएचएस नियम से ही क्या होगा, वो सर्वांगसम होंगे। जब आपको समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो ओके, जरूर ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी करने के चांस मत रखना। मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, अगर तुम जिक्र करोगे कि मुझे अच्छे से समझा दीजिए तो कमेंट करोगे तभी मैं समझाऊंगा इसको, अन्यथा मैं सिर्फ आपको आंसर टिक करने के लिए ही बता दिया। ठीक है, जरूर समझ लेना इसको। देखो 22 नंबर क्या दिया कि किन्हीं सॉरी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। देखिए त्रिभुज के अगर दो भुजा दिया हुआ है, उसकी तीसरी भुजा को अगर आप जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमेशा से बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। इसको याद करने वाली चीज ये है ना। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर कहते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज सबसे पहले बना लेते, चलो। समचतुर्भुज तो एक क्या होता है, ये समकोण भी तो सॉरी आयत भी तो एक समचतुर्भुज ही है। तो अब ये दिया हुआ है, अब बोले इसके विकर्ण, चलो सबसे पहले इसके विकर्ण बनाते हैं। ये रहा इसका विकर्ण। अब जब इसका विकर्ण बना देंगे तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना। जब 90 डिग्री बन रहा है तो एक दूसरे पे क्या हो गया, लंब। ओके, समझ जाएंगे आप लोग, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25 नंबर सॉरी 24 देखिए क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरी भुजा के क्या होता है। तो किसी त्रिभुज, यानी कोई त्रिभुज दिया हुआ आपको, ठीक है, जैसे कि त्रिभुज दिया हुआ, अब हो रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, अब कोई भी जैसे कि ए बी सी मैंने दे दिया, अब इसके मध्य में चलो हम ले लेते हैं इन दोनों के मध्य में ये ले लेते हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या होती है, तो आधा होती है। ओके, जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया हुआ कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंततः कोणों के समद्विभाजक बना होता है। जो इस तरह के हमेशा से पूछता है ना, ऑप्शन में आयत मिलेगा तो आप आयत ही टिक कर दो। मैं ज्यादा समझाऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे इसे, अगर समझाने बोलोगे तो सिर्फ कमेंट करोगे तभी समझा दूंगा। अगर मुझे जहां तक लगता है बच्चों को जब मैं समझाता हूँ तो समझते भी नहीं, मैं ट्यूशन में जब पढ़ाता हूँ तो वो लोग ऐसे रट लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम ध्यान रखो कि जब भी आयत अगर इस तरह के क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन मिले तो आयत क्या करो,
टिक कर दो। जिक्र करोगे कि समझा दीजिए, तो मैं कमेंट करोगे तो मैं नया वीडियो बना दूंगा और उसमें समझा दूंगा। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है। थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, या ये जो है वह हो जाएगा आपका 2 गुना। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे। अगर इसमें भी कंफ्यूजन तो कमेंट करोगे, ठीक है। मुझे समय नहीं मिल पाता है, नहीं तो मैं सारे कमेंटों का जवाब तो दे देता हूँ, लेकिन बना नहीं पाता उसके लिए, लेकिन मैं आपके लिए समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो 27 देखो क्या बोल रहा है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। इसे समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है, ज्यादा समझाने में समय नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बोलो 3 असंरेखीय बिंदु है। चलो 3 बिंदु हम यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। चलो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। कितनी वृत्त खींचा जा सकता है, मान के चलो सबसे पहले 3 बिंदु था, एक मैंने बना ही दिया किसी तरह से। तो भाई अगर मैं 3 बिंदु इस तरह से दे दूं तो ये 3 बिंदु से एक ही बनाया जा सकता है। अगर दूसरा बनाने की कोशिश करूंगा ना तो ऐसे बन जाएगा, फिर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे। एक हमेशा से क्या होते जा रहेगा, छूट चला जाएगा, छूटते चला जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक और केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा। चलो 28 नंबर आप देखिए क्या दिया हुआ कि आकृति में एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज, इसमें एसी और बीडी विकर्ण है, तो बीसीडी का मान बताइए। तो बीसीडी का जो मान होगा वह 60 डिग्री होगा। ओके, इसका मैं पार्ट 2 लाने वाला हूँ, मैं अभी नहीं बता दूंगा, सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इसका पार्ट 2 वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं, क्योंकि वीडियो का रेटिंग गिर जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो हूँ वो सेकंड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसको जरूर जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे और देखेंगे। ओके।